हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के 10 सबसे महत्वपूर्ण संशोधनों के बारे में। 1951 से लेकर 2023 तक आपके कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको इंडियन पॉलिटी से कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और संविधान संशोधन एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो हम अभी आज इस वीडियो में 10 इंपॉर्टेंट जो आपके संविधान संशोधन हुए हैं उनके बारे में जानेंगे, जहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ बेसिक फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं संविधान के बारे में। जो हमारा देश का संविधान है वो आपका 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया था। इसीलिए इसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपने याद रखना है। अब आपका संविधान बनकर तो तैयार हो गया लेकिन वो लागू नहीं हुआ था उस टाइम। उसे लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को, इसीलिए इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इसके पीछे भी एक फैक्ट है जो आपने याद रखना है कि 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1930 को हमारी जो कांग्रेस या फिर जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने एक लक्ष्य रखा था पूर्ण स्वराज का। इसीलिए 26 जनवरी का दिन काफी अहमियत रखता है या काफी इंपॉर्टेंस है उसकी। इसलिए जब हमारा संविधान 26 नवंबर को तैयार हो गया था तो उन्होंने उस टाइम उसे लागू नहीं किया, उन्होंने उसे 26 जनवरी को ही लागू किया। क्योंकि उस टाइम 26 जनवरी 1930 को उन्होंने क्या रखा था? पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा था। मतलब कि पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा था अपने ऊपर। स्वराज का मतलब है अपने स्वशासन, है ना। अब अगर हम बात करें संविधान आपके निर्माण में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन आपका टोटल टाइम लगा संविधान बनने में। अब अगर हम कुछ और बात करें तो भारतीय संविधान में अभी तक कुल 106 बार संशोधन किए जा चुके हैं, या फिर संशोधन का मतलब है चेंजेस हो सकते हैं, वो माइनर हो सकते हैं, मेजर हो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमारे कितने बार हो चुके हैं? 106 बार, आपने ये याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये आपके पहले राष्ट्रपति भी थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये आपने याद रखना है। मसौदा कमेटी या फिर आप मसौदा समिति भी याद रख सकते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी भी लिखा आ सकता है। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, और इन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में आपके मूल संविधान से मेरा मतलब है जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें टोटल 395 आर्टिकल थे, टोटल आपके 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी, ये आपने याद रखना है। अगर हम वर्तमान की बात करें, वर्तमान से मेरा मतलब है जो अभी अभी वर्तमान 2025 में हम बात वीडियो रिकॉर्ड हो रही तो 25 की ही बात कर रहा हूँ। 2025 में आपके 400 से 70 से अधिक अनुच्छेद या फिर आर्टिकल्स हैं, ये अप्रोक्सीमेट डाटा है, कुछ ऊपर नीचे भी चेंजेस हो सकते हैं। फिर हम अगर पार्ट्स की बात करें तो वर्तमान में आपके 25 भाग है या 25 पार्ट्स हैं। अनुसूचियों की बात करें तो पहले आपके मूल संविधान या फिर ओरिजिनल जो आपका 1950 में लागू हुआ था उसमें 8 अनुसूचियां थी, और वर्तमान में टोटल आपकी 12 अनुसूचियां हैं, ये आपने याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि पहला संविधान संशोधन जो आपका काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहला संविधान संशोधन आपका कब हुआ था? 1951, ये आपने डेट याद रखनी है, या फिर आप ईयर भी याद रख सकते हैं कि 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। और उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था भूमि सुधार कानूनों को न्यायालयों में चुनौती से बचाना। अब इसका मतलब हम समझ लेते हैं। भारत में अंग्रेजों ने एक व्यवस्था लाई थी, क्या जमींदार व्यवस्था लाई किसने थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाई थी, और लाई कब थी? ये लाई थी 1793 में, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, आपने याद रखना है। इसमें क्या था कि परमानेंट सेटलमेंट या फिर स्थायी बंदोबस्त की एक वो थी, मतलब व्यवस्था थी। उसमें क्या था कि आपको लगान देना पड़ेगा सरकार को। कितना देना पड़ेगा कि 10/11 भाग आपको सरकार को लगान देना पड़ेगा, और 1/11 भाग आप अपने पास रख सकते हैं, जमींदार की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हम इन व्यवस्थाओं को बदलना चाहते थे, लेकिन जमींदारी व्यवस्था में एक चुनौती क्या थी कि अगर आप जमींदारी व्यवस्था को खत्म करेंगे तो जमींदार लोग आपके कोर्ट्स जा सकते हैं, है ना। तो सरकार ने क्या सुनिश्चित किया कि भाई अगर हम भूमि सुधार या फिर लैंड रिफॉर्म्स करते हैं तो उन कानूनों को न्यायालयों में चुनौती देने से बचाना था। मतलब इसका सिंपल ये है कि अगर कोई भी भूमि सुधार कानून लेकर आएंगे तो उसे न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अब इसमें और क्या-क्या प्रावधान किए गए, तो इसमें आपकी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था कि मूल संविधान में आपकी 8 अनुसूचियाँ थी, तो 9वीं अनुसूची आपकी कब जोड़ी गई? पहले संविधान संशोधन यानी कि 1951 में आपके 9th शेड्यूल को जोड़ा गया, ये आपने याद रखना है। और इसके अलावा आपने याद क्या रखना है कि इसमें पहले संविधान संशोधन में और क्या किया गया था
कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान हेतु आर्टिकल 15 में बदलाव किए गए। अब आर्टिकल 14 से आपके 18 समानता से रिलेटेड है, तो आर्टिकल 15 आपका क्या बोलता है कि आर्टिकल 15 जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए थे, उन्हें समानता के कुछ अधिकारों में उनके समानता के कुछ अधिकारों में चेंजेस किए गए। तो ये आपने याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम बात करते हैं जो हमारा इम्पोर्टेंट दूसरा संविधान संशोधन था, वो हमारा था 7वां संशोधन। और ये हुआ कब था? 1956 या फिर 1956 में, 7th अमेंडमेंट। अब इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था राज्यों के पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की सिफारिशों को लागू करना। और इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे, ये आपने याद रखना है। राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया, ये आपने याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आपके राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया। दूसरा पॉइंट है इसमें कि राज्यों की क ख ग या फिर गौ श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया। ये आपने याद रखना है कि जैसे होता था, जैसे आपका अगर आप हिस्ट्री आप पढ़ी होगी या फिर इंडियन पॉलिटी आप पढ़ी होगी, तो आपने कहीं किसी न किसी स्टेट में पढ़ा होगा कि इसे गौ श्रेणी का राज्य बनाया गया, इसे गौ श्रेणी का राज्य बनाया गया। जैसे हिमाचल को गौ श्रेणी का राज्य बनाया गया था, ये आपने याद रखना है। तो इस तरह के कुछ जो श्रेणियां थी उन्हें समाप्त कर दिया गया। और इसमें एक प्रावधान किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल मतलब कि गवर्नर नियुक्त किया जा सकता है, इसका प्रावधान किया गया। और इसमें एक और प्रावधान था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय, कॉमन हाई कोर्ट्स का स्थापित करने की अनुमति दी गई। अब इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। भारत में अगर आप वर्तमान में बात करें, 2025 नवंबर में ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो उस टाइम तक भारत में 28 राज्य है, 28 स्टेट्स है और 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज है। अब अगर तो देखा जाए तो हमारे 28 ही हाई कोर्ट्स होने चाहिए थे। हर स्टेट के लिए एक पर्टिकुलर हाई कोर्ट होना चाहिए था। लेकिन 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपका क्या बोलता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही आपका कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, या फिर आपका मिक्स आपका हो सकता है, मतलब एक हाई कोर्ट आपके 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी कार्यभार संभाल सकता है। अब अगर हम वर्तमान में बात करें, तो होने आपके कितने चाहिए थे? 28, लेकिन आपके वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25। ये भी आपने याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि अभी वर्तमान में हाई कोर्ट्स की संख्या कितनी है? 25। अब जो मिक्स्ड हाई कोर्ट है, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट है आपका सबसे पहला, तो ये महाराष्ट्र को, पहली पहली बात तो ये महाराष्ट्र स्टेट राज्य को आपका कवर करता है। उसके अलावा गोवा, दमन और दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली को ये कवर करता है। कलकत्ता हाई कोर्ट की बात करें, पश्चिम बंगाल का, वैसे तो पश्चिम बंगाल में ही आपका कलकत्ता पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल के अलावा ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भी कवर करता है। गुवाहाटी हाई कोर्ट आपका असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को कवर करता है। मद्रास हाई कोर्ट आपका है तमिलनाडु और पुडुचेरी। इसके अलावा केरल आपका उच्च न्यायालय है, केरल और लक्षद्वीप को कवर करता है। पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय जो कौन कौन से एरिया को कवर करता है? पंजाब एक राज्य है, हरियाणा भी एक राज्य है और चंडीगढ़ आपका यूटी है। इन तीनों को आपका कौन सा है? पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। और इसके अलावा लास्ट में आपका है जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय। और ये अदर आपको हाई कोर्ट लिखा आ सकता है। तो ये जम्मू कश्मीर भी आपका यूटी है और इसके अलावा लद्दाख को भी आपका कवर करता है। इसके अलावा जो जितनी भी स्टेट्स है उनके अपने अपने हाई कोर्ट्स है, जैसे हिमाचल प्रदेश का अपना हाई कोर्ट है, उत्तराखंड का एक अपना हाई कोर्ट है, तो ये आपने याद रखना है। अब तीसरा हमारा जो संविधान संशोधन जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका 24वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1971 में। इस संविधान में आपका क्या क्या डिसीजन लिए गए थे? ये संविधान आपका पुष्टि करता है कि संसद को मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट सहित संविधान के किसी भी भाग में अगर संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई थी। ये आपका डिसीजन कब लिया गया था? 24वें संविधान संशोधन 1971, ये आपने याद रखना है। साथ ही एक और इसमें डिसीजन लिया गया था कि अगर संविधान में कोई भी संशोधन करना है या फिर कोई भी उसमें विधेयक लाया जाएगा, विधेयक का मतलब है कोई भी उसमें बिल पेश किया जाएगा, तो उसमें राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य कर दी गई थी। ये आपने याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं 42वां संविधान संशोधन। इसे आप ये हुआ कब था? 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976। इसे लघु संविधान या फिर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये आपने याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट आपका ये संविधान संशोधन है। और जब 1975 में आपकी इमरजेंसी लागू की गई थी, 1975, उस टाइम आपकी इंदिरा सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी उस टाइम वर्तमान तत्कालीन आपके प्रधानमंत्री थे। उन्होंने
इमरजेंसी लागू की थी। तो उसके बाद कुछ चेंजेस किए गए हमारे संविधान में, और वो क्या क्या चेंजेस थे कि हमारे जो संविधान की प्रस्तावना थी, प्रेमेबल थी, उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन-कौन से नए शब्द थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये 3 शब्द आपके संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिलते हैं। लास्ट में हम कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन आपको देखने को कैसे मिलता है, किस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें एक और प्रावधान किया गया कि नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, फंडामेंटल ड्यूटीज। अब जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उसमें मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे। तो और आपको एक क्वेश्चन ये भी देखने को मिल सकता है कि मौलिक कर्तव्य किस देश से या किस राष्ट्र से लिए गए हैं। तो रशिया से वो लिए गए हैं, ये आपने याद रखना है। रशिया से आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 आपके मौलिक कर्तव्य, ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पे बताया गया कि कौन से भाग में जोड़े गए, तो भाग 4 में 4A के अंडर आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और भाग 4 इसमें आपका कौन सा आता है? आर्टिकल 51A में आपके फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई। और इसमें एक प्रावधान किया गया कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए, लोकसभा में आपके जो आपके एमपीज बनते हैं लोकसभा के, उनके कार्यकाल को 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था। मतलब कि उस टाइम 5, अभी तो आपका जैसे सरकार बनती है तो 5 साल के लिए बनती है। तो जो आपके लोकसभा में कैंडिडेट्स चुनकर जाते हैं उनकी कार्यकाल कितना 5 साल का होता है। लेकिन 42वें संविधान संशोधन में ये निर्णय लिया गया था कि आपका कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था, जिसे बाद में अभी 44वें संविधान जो आपका संशोधन हुआ था उसमें वापस उसको घटा भी दिया गया था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन में निर्णय क्या लिया गया था कि कार्यकाल आपका 6 वर्ष कर दिया गया था। तो ये आपने याद रखना है। अभी वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में आपका 5 साल कार्यकाल, ये आपने याद रखना है। अब अगर हम बात करें 44वां संविधान संशोधन, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। इसके इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें आपका क्या संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया कि जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय हमारे 7 मौलिक अधिकार थे। कौन कौन से थे? समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध हमारा अधिकार था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था, इसके अलावा आपका संपत्ति का अधिकार था, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार था, और लास्ट में संवैधानिक उपचारों का अधिकार था। तो संपत्ति का अधिकार आपका कौन सा था? आर्टिकल नंबर 31 आपका संविधान संपत्ति का अधिकार था। तो 44वें संविधान संशोधन में निर्णय लिया गया कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर एक लीगल राइट या फिर कानूनी अधिकार बना दिया गया। और उसे कौन से आर्टिकल में डाला गया? तो आर्टिकल 300A, ये आपने याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। 44वां आपका संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978। ये आपने डेट याद रखनी है या फिर आप साल को याद रख सकते हैं। फिर इसमें कुछ और भी डिसीजन लिए गए, जैसे आपकी मैंने बताया कि आपको इंदिरा सरकार ने इमरजेंसी लागू की थी। वो इमरजेंसी लागू क्यों की गई थी कि उन्होंने डिसीजन क्या दिया था? आंतरिक अशांति का उन्होंने कारण दिया था कि भाई देश में आंतरिक अशांति फैल रही है, तो उसके लिए उन्होंने इमरजेंसी लागू कर दी थी। अब इमरजेंसी की सिचुएशन में आपका विकास रुक जाता है और भी आपको बोलने की आज़ादी नहीं है। इमरजेंसी की सिचुएशन ही ऐसी है कि आपको काफ़ी सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। तो इसके अलावा जो आपातकाल शब्द था, आपातकाल के दौरान या इमरजेंसी के संदर्भ में आंतरिक अशांति यानी कि इंटरनल डिस्टरबेंस को शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रेबेलियन शब्द जोड़ा गया। मतलब कि अब आंतरिक अशांति नहीं है, सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र का मतलब कि उनके पास सशस्त्र शस्त्रों के साथ, आर्म्ड, आर्म्ड का मतलब है उनके पास वेपन्स है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। तो आर्म्ड रेबेलियन को जोड़ा गया और हटाया क्या गया? आंतरिक अशांति। तो ये शब्द आपने याद रखना है। और कौन से संविधान संशोधन था ये आपका था 44वां संविधान संशोधन 1978 या 1978। इसके अलावा आपसे जो पूछा जाता है 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में। इसमें दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब आपने याद रखना है कि आपकी मूल संविधान में कितनी 8 अनुसूचियां थी। अब की 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई आपकी 1951 पहला संविधान संशोधन में। और उसके अलावा आपकी 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 52वें संविधान संशोधन यानी कि 1985 में आपकी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। और उसमें था क्या? उसमें था दल विरोधी कानून। मतलब कि अगर आप किसी फॉर एग्जांपल आप बीजेपी से एमएलए बने हैं और अब आप ये डिसीजन करते हैं कि अब मैं कांग्रेस में शामिल होना चाहता हूँ। तो अगर आप दल बदलते हैं और 2/3 से कम आप
चेंज करते हैं, 2/3 से कम आपकी एमएलएज की या एमपीज किसी दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो जाते हैं, तो उसके तहत उनकी जो सदस्यता है वो रद्द कर दी जाएगी। ये आपका दल बदल कानून था या एंटी डिफेक्शन लॉ था, ये आपने याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं 61वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था आपका 1989 में। इस संविधान संशोधन में क्या निर्णय लिया गया कि आपकी लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा आपकी सेंटर में एमपी जो बनते हैं, जैसे मोदी सरकार बनी तो वो सरकार कैसे बनी, एमपीज के थ्रू बनी, और एमपी कहाँ सिलेक्ट होते हैं, वो लोकसभा में। और विधानसभा आपकी स्टेट्स में होती है। निचला सदन होता है लोकसभा, और विधानसभा भी आपका राज्यों में निचला सदन होता है। ऊपर ऊपरी सदन आपका होता है सेंटर में आपका होता है, केंद्र में आपका होता है राज्यसभा, और स्टेट्स में आपका होता है विधान परिषद, या राज्यों में कौन सी विधान परिषद ऊपरी सदन, और केंद्र में आपका राज्यसभा ऊपरी सदन होता है। अब इसमें क्या निर्णय लिया गया कि मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। ये आपने याद रखना है कि 61वां संविधान संशोधन 1989 में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। अब इसके अलावा 73वां संविधान संशोधन 1992, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको डायरेक्टली यहाँ में मैक्सिमम आपको क्वेश्चन जो देखने को मिलते हैं वो 73वें और 74वें संविधान संशोधन, इसके अलावा 42वें और 44वें, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें क्या डिसीजन लिया गया कि पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अब आप गांव वगैरह में रहते तो वहाँ पे पंचायत वगैरह होती है, तो उनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, पंचायती राज सिस्टम। और इसके अंतर्गत क्या किया गया कि भाग 11 को जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। अभी हमने डिस्कस कर लिया कि मूल संविधान में 8 थी अनुसूची थी, जो 1950 में आपका लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उसके अलावा आपकी 8वीं के बाद 9वीं अनुसूची आपकी 1951 में जोड़ी गई। उसके अलावा 10वीं अनुसूची आपकी जोड़ी गई थी, उसके बाद आपके हमने प्रीवियस डिस्कस किया। और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी आपकी 1992 में, और वो किससे रिलेटेड है, पंचायती राज व्यवस्था से, ये आपने याद रखना है। और भाग 11 को भी जोड़ा गया था, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब इसके अलावा पंचायती जो राज सिस्टम था उसे तीन प्रणाली में बांटा गया। कौन कौन सी प्रणाली है, ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर। इसको 3 टियर पंचायती राज सिस्टम भी कहा जाता है, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली, ये आपने याद रखना है। 73वें संविधान संशोधन 1992 का डिसीजन था। इसके अलावा 74वां संविधान संशोधन 1992, ये भी आपका 1992 में ही हुआ था। इसमें शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब 73 में आपको पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला था, और इसके अलावा 74वें में आपका शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसके अंतर्गत आपकी कौन सी जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। अभी अभी वर्तमान में भी आपकी 12 ही अनुसूची है, तो ये आपने याद रखना है कि लास्ट जो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई 1992 में जोड़ी गई है। और इसके अंतर्गत एक और भाग भाग भी जोड़ा गया, तो भाग कौन सा था, भाग आपका था 11A। इसमें आपने याद रखना है कि 11A को भी जोड़ा गया। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या और प्रावधान थे। तो इसमें शहरी नगर निकायों, अर्बन लोकल बॉडी जैसे नगर निगम या नगर पालिकाओं के लिए संवैधानिक प्रावधान किए गए। ये आपने याद रखना कि 74वें संविधान संशोधन 1992 में क्या क्या डिसीजन हमारे लिए गए थे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हम बात करते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाया गया। पहले आपका जो शिक्षा का अधिकार था वो मौलिक अधिकार नहीं था, तो उसे एक मौलिक अधिकार बनाया गया 86वें संविधान संशोधन 2002 में। और आर्टिकल कौन सा था, वो आर्टिकल था आपका 21A, ये आपने याद रखना है। 21A के अंतर्गत आपको शिक्षा के अधिकार को अनिवार्यता कर दी गई, और कब से कब तक इसमें मेंशन किया गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। अब हम बात कर लेते हैं 101वां संविधान संशोधन, जो आपका रिसेंटली 2016 में हुआ है। इसमें इसको हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, या फिर जीएसटी भी संशोधन, जीएसटी संशोधन भी बोलते हैं। इसमें क्या था कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर लागू करने से संबंधित है, तो आपने याद रखना है कि आपको डायरेक्टली पूछा जाता है कि जीएसटी से रिलेटेड कौन सा आपका संविधान संशोधन था, वो था आपका 101वां संविधान संशोधन 2016। फिर आपका आता है 103वां संविधान संशोधन, हुआ कब था, 2019 में, डेट्स भी आप याद रख सकते हैं। और इसके द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, जैसे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो आपके हैं, उन्हें सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% का आरक्षण दिया गया, तो ये आपने याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है।
अब आपका है मोस्ट रिसेंट, जब सबसे जो रिसेंट आपका संविधान संशोधन है वो आपका 106वां संविधान संशोधन। आज तक भारत के इतिहास में जब देश हमारा आजाद हुआ तो आपके 106 बार संविधान संशोधन किए गए हैं। और 106वां संविधान संशोधन आपका क्या है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसे कहा जाता है। और हुआ कब था, 2023 में। ये आपने याद रखना है, 2023 के बाद कोई संविधान संशोधन अभी तक नहीं हुआ है। ये वीडियो जब रिकॉर्ड हो रही है नवंबर में। अब इस संशोधन में निर्णय क्या लिया गया था या क्या प्रावधान किए गए थे, तो इस संविधान संशोधन में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों को आरक्षित करने का प्रावधान है। या फिर आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया इस संविधान संशोधन के प्रावधानों के द्वारा। अब जो आपका 106वां संविधान संशोधन है, ये अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है। इसमें एक कंडीशन है कि आपका ये संविधान संशोधन लागू कब होगा, जब आपकी जनगणना हो जाएगी उसके बाद ही ये लागू होगा। ये शायद 2030 भी हो सकती है या फिर 2027, जब भी आपकी जनगणना कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि 2011 के बाद कोई जनगणना नहीं हुई है। कोविड पेंडेमिक आपका आ गया था या फिर हम महामारी भी कह सकते हैं, तो उसके कारण कोई जनगणना नहीं हो पाई। अदरवाइज ये आपका लागू हो जाता। तो जब भी अब नेक्स्ट आपकी जनगणना होगी उसके बाद ही आप क्या महिलाओं को 1/3 या 1/3 या फिर 33% का आरक्षण कहाँ कहाँ पे, लोकसभा में, राज्य विधानसभाओं में और दिल्ली विधानसभा की महिलाओं के लिए ये प्रावधान किया गया था। तो ये आपने याद रखना है। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, आपको क्वेश्चंस किस तरह को देखने को मिलते हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से 3 शब्द जोड़े गए। तो मैंने आपको बताया था, आप इसका कमेंट सेक्शन में भी आंसर दे सकते हैं। अब इसमें आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन बी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता, ऑप्शन सी न्याय स्वतंत्रता समानता, ऑप्शन डी है आपका संघ राज्य और स्थानीय। तो आपका जोड़ा गया था समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द आपके जोड़े गए थे। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं कि संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्यसभा विधान चुनावों में मतदान की आयु को घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई थी। तो आपको कौन सा संविधान संशोधन था, आपने याद रखना है। 61वां संविधान संशोधन में ये निर्णय लिया गया था। 44वें में क्या होता है, 44वें को आप में याद क्या रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। 44वें हुआ कब था, 1978 में आपका हुआ था 44वां। और आपका 86वें में क्या लेगा, 86वें में तो आपका ये निर्णय लिया गया था कि भाई 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उन्हें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, और एक मौलिक अधिकार उसे बना दिया गया था। तो 7वें संविधान संशोधन के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 7वें संविधान संशोधन में क्या निर्णय लिए गए थे। और इसका हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 61वां संविधान संशोधन। अब कुछ और हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस संविधान संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर इसे केवल कानूनी अधिकार वो बना दिया था। तो आपको पता होगा कि पहले संविधान संशोधन में क्या क्या निर्णय लिए गए थे, कुछ हम ये भी डिस्कस करेंगे। तो पहले में था भूमि सुधार से रिलेटेड। फिर आपका 44वां क्या, 86वां हमें भी हमने डिस्कस किया, 86वां में क्या था, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो 44वें संविधान संशोधन में आपका क्या निर्णय लिया गया था कि संपत्ति के अधिकार को हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था, और कानूनी अधिकार था आपका आर्टिकल 300 ए में। तो ये आपने याद रखना है। इसका राइट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर सी, 44वां संविधान संशोधन। अब आपको पूछा गया कि वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था। तो आपको मैंने आप यहाँ पे ऑप्शंस है 100वां, 101वां, 103, 106। तो आपको राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 101वां आपका संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है, जीएसटी से रिलेटेड है। कब लागू हुआ था, 2016 में। ये आपने याद रखना है। फिर आपको 103 किससे रिलेटेड है, ईडब्ल्यूएस से। 106 आपका किससे रिलेटेड है, आपका महिला सशक्तिकरण या फिर हम बोल सकते हैं महिलाओं को रिजर्वेशन से रिलेटेड है आपका 106वां। अब अगर आप यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी लेवल में आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अभी हम एक डिस्कस कर लेते हैं एक क्वेश्चन कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास 3 स्टेटमेंट है, आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है। कि 73 जो आपका संविधान, स्टेटमेंट एक हम पढ़ लेते हैं। 73वें संविधान संशोधन ने त्रिस्तरीय राज्य पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की गई, जबकि 74वें इसमें नगर निकायों के लिए संवैधानिक प्रावधान किए गए। तो ये पहली स्टेटमेंट आपकी सही है। स्टेटमेंट आपकी दूसरी हम देख लेते हैं
73वें संविधान संशोधन में भाग 11 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, तो ये भी आपका सही है। इसके अलावा आपकी स्टेटमेंट सही आपकी 74 में कौन सी स्टेटमेंट, 74वें संविधान जो आपका संशोधन हुआ था उसमें आपकी भाग 9A और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, तो ये भी आपकी सही है। तो आपका इसमें पूछा गया है कि उपयुक्त कथनों में से कितने सही है, तो तीनों ही आपके ये सही है, ये आपने याद रखना है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपको इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यूपीएससी लेवल के एग्जाम्स में, या फिर आपके क्लास 1 गैजेटेड जॉब्स होती है उसमें आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं कि लास्ट क्वेश्चन हमारा है, नवीनतम संविधान संशोधन 103 और 106 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 103 आपका संविधान संशोधन क्या बोलता है कि ईडब्ल्यूएस आपके इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को सरकारी नौकरियों में 10% का आरक्षण प्रदान किया करने की बात करता है, 2019 में हुआ था, ये भी आपका सही है। 106वां आपका क्या बोलता है कि संविधान संशोधन 2023 में हुआ था, डेट भी आपको वेरीफाई करनी है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण का प्रावधान की बात करता है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी सही हो जाती है। और तीसरी स्टेटमेंट आपकी है 106वें संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया आरक्षण तुरंत लागू हो गया, तो ये आपकी स्टेटमेंट गलत है। तो अब आपके पास पूछा क्या गया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं, तो पहला और दूसरा आपका सही है। क्योंकि तीसरी स्टेटमेंट क्यों गलत है, मैंने आपको बताया है कि आपका 106वां संविधान संशोधन लागू तब होगा जब आपकी जनगणना हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद।